हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में भी हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कॉलम। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कॉलम का हमने फर्स्ट पार्ट आपके पीवाईक्यू सेशंस का कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक उस सेशंस को कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप उस सेशंस को कंप्लीट कीजिएगा डियर, क्योंकि जो पहले पार्ट के जो सेशंस में आपके क्वेश्चंस हुए हैं उसका जो कंसेप्ट वहां पे हमने दिया है वो कहीं ना कहीं आपका सेकंड पार्ट में भी हेल्प करेगा। आज भी हम जितने क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम विद डिटेल और कंसेप्ट वाइज समझने की कोशिश करेंगे डियर। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा दिया है और इस क्वेश्चंस को मैंने अभी जानबूझ के आपको दोबारा से कवर करवा रहा हूँ। ये गलती से इस पीडीएफ में आ गया है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। जितनी बारी क्वेश्चंस आएंगे हम उतनी बारी उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यार। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपके पास कि क्वेश्चंस में बोला है उसने कि द मिनिमम डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है उसका कम से कम डाया आपका कितना होना चाहिए जब आप आरसीसी कॉलम डिजाइन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके किसकी बात करेंगे सर? हम कॉलम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉलम। और ये कॉलम किस चीज का है सर? आपका आरसीसी का है। जो यहाँ पर आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होगा, लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट होगा वो आपके पास उसका जो डाया होगा वो क्या होगा आपका? शुड नॉट बी लेस देन 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास डाया ऑफ मेन बार होगा, जो डाया ऑफ मेन बार होगा वो आपके पास क्या होगा सर? ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 mm होगा। कि आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स का डाया होगा वो कितना mm का होना चाहिए? आपके पास 12 mm का होना चाहिए। क्लियर है? सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना कि द लॉन्गिट्यूडनल बार्स, जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल बार is provided in the longitudinal directions। वो किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है? आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में प्रोवाइड की जाती है। ये पॉइंट्स आपको क्लियर रखना, आपको क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ बार्स जो होती है वो कितनी होती है? कम से कम बार, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस की, जैसे सर हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, बिल्कुल सही सर, रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है तो उसमें हम 4 बार्स प्रोवाइड करते हैं। अगर सर मेरे पास स्क्वायर सेक्शन हुआ तो उसमें भी सर मैं 4 बार्स प्रोवाइड करता हूं। और अगर सर मेरे पास सर्कुलर सेक्शन हुआ तो उसमें भी हम कितनी बार्स प्रोवाइड करते हैं सर? 6 बार्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? मिनिमम के क्राइटेरिया है तो मिनिमम के सारे क्राइटेरिया हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? और अगर आपको पास कैसा हो? नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन हो। कैसा हो सर? नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, मतलब इसके अलावा कोई अगर सेक्शन दे दिया जाएगा तो वहां पे आपको क्या करना है? इन सेक्शन, उस सेक्शन में आपको क्या करना है? ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर में, ईच कॉर्नर should be, each corner should be 1 bar is provided। ठीक है? ये बात आप ध्यान रखना है। तो यहां से आपको क्वेश्चन तो मिल ही गया आंसर उसका कि जो आपके पास मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार होना चाहिए वो कितने mm का होना चाहिए? आपके पास 12 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, तो 12 mm होना चाहिए, 12 से ज्यादा होना चाहिए। तो 8 mm नहीं हो सकता है सर, 6 भी नहीं हो सकता है, 16 में भी हो सकता है, बट उसने बोला शुड नॉट बी लेस देन। तो शुड नॉट बी लेस देन मतलब 12 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि सर वाई शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, 12 mm से कम क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी तो क्वेश्चंस बन सकता है। वाई डाया ऑफ मेन बार, डाया ऑफ
मेन बार should not be less than 12 mm, वो आपका 12 mm से कम क्यों नहीं होना चाहिए? 12 mm से कम इसीलिए नहीं होना चाहिए कि अगर वो 12 mm से कम होगा तो आपका जो रेनफोर्समेंट बार होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा? बकल करने की कोशिश करेगा, यानी उसमें चांसेस ऑफ बकलिंग ज्यादा होंगे। जैसे आप देख लेते हैं, मान लेते मेरे पास एक बार है, ये मैं यहाँ पे डिफरेंट बार बना रहा हूँ। मान लेते मेरे पास कुछ बार ये हो गई आपके पास, ठीक है, और एक बार मेरे पास ये हो गई है, थोड़ी सी मतलब इसकी लेंथ सेम हो गया बट इसका डाया मैंने थोड़ा सा जानबूझ के आपको बढ़ा लिया है। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर, तो इसको अब हम दिखाते हैं। तो ये हो गया इसका डाया हो गया है, ठीक है, ये हो गया आपके पास डाया हो गया है। 2 बार्स आपने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, एक डाया हो गया आपके पास। ये कुछ इसमें थ्रेडेड पोर्शंस है आपके पास, कुछ दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके पास इसका जो डाया है वो हमें देखना है, और दूसरी का डाया। 2 डिफरेंट डाया के बार लिए मैंने हैं। एक का डाया सर मेरे पास कितना है? सर एक का ले लेता हूँ 8 mm का, और जो दूसरे का जो डाया है सर मेरे पास वो है 12 mm का, ठीक है। अब जो कॉलम जो कहता है, कॉलम में जो आप नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड करेंगे वो आप कितने से कम प्रोवाइड नहीं करेंगे? 12 से कम प्रोवाइडेड नहीं करेंगे। कैसे हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे? तो ये देखिएगा, मान लेते हैं ये आपके पास कॉलम है, और जब आप कॉलम का जब शेप बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनता है, बिल्कुल सर इस तरह से बनता है, इस तरह से। और ये आपका ये कॉलम की आपको मेजरली 3 डायमेंशन दिखाई देती है। कौन कौन सी दिखाई देती है सर? आपको एक तो लेंथ दिखाई देती है, नो डाउट, तो ये आपके पास लेंथ हो गई है, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया सर आपके पास? ये इसकी मान लेते हैं, मैं डेप्थ मान लेता हूं, और ये मेरे पास इसकी विड्थ हो गई है। क्लियर है? ये बात आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कौन सी होती है आपके पास? वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है, यानी कि लेंथ के लॉन्ग जो आप प्रोवाइड करेंगे उसको कौन सी बार हम प्रोवाइड करेंगे? आपकी लॉन्गिट्यूडनल्स बार यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो हम कुछ इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, हर एक कॉर्नर्स में प्रोवाइड कर दी। जब हमने ये कॉर्नर्स में प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पे जब हम इसको दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से होगी। एक बार ये हो गई है, 2 बार ये हो गई है, 3 बार आपके पास ये हो गई है, और चौथी बार आपके पास ये हो गई है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार। कितनी बार प्रोवाइड की है? 4 बार प्रोवाइड की है, और कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पर 8 mm की प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें चांसेस ऑफ बकलिंग क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि वाई डाया ऑफ मेन बार शुड नॉट बी लेस देन 12 mm टू, तो देखिएगा, इफ हम लिखेंगे इफ डाया ऑफ मेन बार, अगर आपके पास डाया ऑफ मेन बार लेस देन 12 mm होगा तो क्या होगा वहां पे? टू चांस द मोर बकलिंग, तो यहां पर ज्यादा चांसेस होंगे आपके बकलिंग के। कौन सी किसकी बकलिंग? आपकी रेनफोर्समेंट। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्या करने की कोशिश करेंगे? ये कुछ ज्यादा बक्कल होने की कोशिश करेगा। ये तो थोड़ा कम बक्कल करेगा और ये ज्यादा बक्कल करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हमारी रेनफोर्समेंट में किसी भी तरह की बकलिंग ना हो, तो उस कंडीशंस में हम कितने mm का प्रोवाइड करते हैं सर? हम 12 mm का कम से कम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं आपका डाया ऑफ मेन बार, यानी कि जो सर मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं आपके पास डाया ऑफ मेन बार, वो कौन कौन से होते हैं? ये चीज भी आप ध्यान दीजिएगा। जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं बट कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो हो सकता है आपके पास मार्केट में 6 mm का भी अवेलेबल हो, 8 mm का भी अवेलेबल हो, 10 mm का भी अवेलेबल हो, आपके पास 12 mm का भी अवेलेबल हो, आपके पास 16 mm का भी अवेलेबल हो, 20 mm का भी अवेलेबल हो, आपके पास 25 mm का भी अवेलेबल हो, आपके पास 28 mm का भी अवेलेबल हो, आपके पास 32 mm का भी अवेलेबल हो, 36 mm का भी अवेलेबल हो, और हो सकता है आपके पास 42 mm का भी अवेलेबल हो। क्लियर है? ये बेसिक
नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन कर दिया सर, क्वेश्चन में आंसर रट लिया और आपने देख लिया है। आज की डेट में अगर आप एग्जाम का लेवल देखोगे तो थोड़ा सा टफ लेवल हो गया है। हालांकि चीजें वही है जो पहले थी, बट उसको आप किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से समझते हो, तभी आपका एग्जाम आज की डेट में क्रैक होता है। पहले था कि कोई एक पर्टिकुलर बुक को आप सॉल्व कीजिएगा तो आप अपना एग्जाम इजिली क्रैक कर सकते थे, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर आपको एग्जाम क्रैक भी करना है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज होना भी काफी इंपॉर्टेंट है डियर। क्लियर है? तो आंसर यहाँ पर मिल गया है आपको, सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई है, मिनिमम क्राइटेरिया आपको मिल गया है। हाँ, अब यहाँ पे हम ये तो कह सकते हैं कि सर कि कम से कम कितना होना चाहिए। यहाँ पे बार हमने देखा, डाया उसका देखा, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, तो कम से कम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि जो हमारे पास मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल्स जो रहता है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट रहता है वो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया रहता है। कम से कम इतना प्रोवाइड करेंगे। और मैक्सिमम कितना रहता है आपके पास, तो आप सभी जानोगे, बता दिया मैंने। 6% कब रहता है, जब अनलैप्ड बार हो, यानी कि बार को आपने लैपिंग नहीं किया हो, सिंगल इस तरह से प्रोवाइड किया। अगर आपने बार के साथ दूसरी बार कनेक्ट की हो, यानी कि उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसको 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया प्रोवाइड करेंगे। और जो आपके पास ये प्रोसेस हो आपको दिखाई दे रहा है, जो लेटरल डायरेक्शंस में होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को बोलते हैं कि सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको सर ये क्वेश्चन ही गलत है। नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। कभी कभी एग्जामिनर अक्सर ऐसे क्वेश्चन दे देता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, स्टूडेंट उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकता है। आप चाहो तो इसे छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। देखिए क्या बोला है कि एक आरसीसी कॉलम है इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम। किसकी बात कर रहा है वो, लॉन्ग कॉलम की बात कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रिस्ट्रेन टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपके पास। ठीक है, हमने क्या देखा था सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो, किसके आधार पर देखेंगे हम सर, अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर देखेंगे। स्लेंडरनेस रेशियो के आधार पर देखेंगे। ठीक है, वैसे तो पूरा कंसेप्ट स्लेंडरनेस रेशियो का मैंने बताया है, स्लेंडरनेस रेशियो का। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या होता है सकते हैं सर, उसमें सर हमारे कुछ पेडेस्टल होते हैं, पेडेस्टल हो सकते हैं सर आपके पास, कुछ हो सकते हैं आपके पास सर शॉर्ट कॉलम हो सकते हैं, शॉर्ट कॉलम हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं आपके लॉन्ग कॉलम हो सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा दी है। ठीक है, अब जो पेडेस्टल होता है जिसका स्लेंडरनेस रेशियो क्या रहता है आपके पास, लेस देन 3 रहता है, उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। शॉर्ट कॉलम क्या होता है सर, जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 3 से तो ज्यादा हो बट 12 से कम हो, उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं जिसका स्लेंडरनेस रेशियो सर 12 और 12 से ज्यादा हो, तो आप लिख सकते हैं इक्वल टू 12 एंड शुड नॉट बी मोर देन 60, बट 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप आरसीसी के अंदर डिजाइन ऑफ कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं तो उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए वो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 60 से ज्यादा होगा तो आपके कॉलम में जो बकलिंग के चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। स्लेंडरनेस रेशियो जो हम अपना स्टडी करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो क्या होता है आपके पास, ये होता है सर अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशंस होता है। क्लियर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3, तो यहाँ पे भी हो सकता है लीस्ट अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशंस इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 12। तो ऐसे भी मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ। क्लियर है, और ये भी हो गया आपके पास LE डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बट शुड नॉट बी मोर देन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये चीजें क्लियर हो गई है। अब सर यहाँ पे ये लीस्ट लेटरल डायमेंशंस मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि जो आपका कॉलम होता है उसके अंदर 2 ही डायमेंशंस होती है। देखिएगा यहाँ पे कि जो सर हमारे पास कॉलम्स होते हैं उसमें 2 डायमेंशंस होती है, 2 डायमेंशन यानी कि 2 डायरेक्शन में डायमेंशन होती है, 2
टू डायरेक्शंस में क्या होती है आपके पास, डायरेक्शन में आपके पास डायमेंशंस होती है। देखिएगा कौन कौन सी डायरेक्शन होती है सर आपके पास, एक होती है सर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होती है, नो डाउट एक लॉन्गिट्यूडनल होती है, और दूसरी सर मेरे पास लेटरल होती है। पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करवाऊंगा, इसलिए बोलता हूं मेरा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो होती है वो आपकी लेंथ होती है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो होती है सर हमारे पास वो क्या होती है आपकी लेंथ होती है। अगर लेटरल डायरेक्शन में बोलते हैं हम तो उसका क्रॉस सेक्शन होता है। लेटरल डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है आपका b इंटू डी होता है। क्रॉस सेक्शन में होता है आपका वो होता है b इंटू डी होता है। जो आपका ये लेटरल होता है इनमें से जो आपका क्या होगा लीस्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन बोलेंगे। तो इन्हीं का जो आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो सर, लीस्ट लेटरल में आपका b भी हो सकता है सर और आपका d भी हो सकता है। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका रेक्टेंगुलर होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका लीस्ट निकलेगा, अगर स्क्वायर होगा तो b और d आपका सेम रहेगा, तो आपको किसी एक लीस्ट लेटरल डायरेक्शन उसको मानना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि लॉन्ग कॉलम की बात की है तो 25 तो नहीं हो सकता सर, 125 तो कभी भी नहीं जा सकता स्लेंडरनेस रेशो, क्योंकि 60 से ज्यादा गया तो उसको हम आरसीसी कॉलम के अंदर नहीं रखेंगे। तो 125 भी नहीं हो सकता और 150 भी नहीं हो सकता। बट लॉन्ग कॉलम के केस में 25 हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि लॉन्ग कॉलम के केस में जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो 12 से ज्यादा होता है। ठीक है, हालांकि आंसर यहाँ पे अगर लॉन्ग कॉलम बोल रहा तो 12 भी होना चाहिए था, बट उन्होंने जानबूझ के इस क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ किया है। कैसे कि 12 से ज्यादा होगा सर तो क्या इसका आंसर 25 होगा, नहीं होगा 25। तो उसने हमारे पास एक कंडीशन लॉन्ग कॉलम की ये भी है कि जब हम आरसीसी के अंदर लॉन्ग कॉलम को स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में उसका स्लेंडरनेस रेशियो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेटर डायमेंशन इज मोर देन 60। तो हम कोई ना कोई आंसर तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हम क्या लगा सकते हैं, वैसे तो आप नन ऑफ दीज अगर ई ऑप्शंस में होता, नन ऑफ दीज अगर ऑप्शंस पे होता तो हम लगा सकते थे। ठीक है, तो ऐसे में मैं इसका आंसर शुड नॉट 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट उसने तो कहा है कि लीस्ट लेटर डायमेंशन इज मोर देन मतलब 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 12 से ज्यादा ही हो सकता है, बट 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 60 से ज्यादा नहीं हो सकता तो हम इसका आंसर 60 कैसे लगा सकते हैं। तो इस स्टेज में इसका आंसर हम ए ही मान के चलेंगे, कोई ना कोई तो लगाना पड़ेगा, तो हम इसका आंसर ए मानेंगे, क्योंकि उसने कहा रिस्ट्रेन टू लीस्ट लेटर डायमेंशन इज मोर देन। तो मोर देन के लिए 12 से ज्यादा होगा, बट 60 से कम, तो 60 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है, आरसीसी के अंदर 60 से ज्यादा नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक आंसर टिक करना पड़ेगा, तो मैंने इसका आंसर ए टिक कर दिया है। क्लियर है, तो ये चीजें हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मिनिमम क्लियर कवर इन mm फॉर द मेन रेनफोर्समेंट, कि जो आपके पास मेन रेनफोर्समेंट होता है उसमें जो आपका क्या बोला गया है, आपका कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, आपको क्लियर कवर बताना है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो आपके पास 3 टाइप के कवर होते हैं, क्लियर कवर होता है, नॉमिनल कवर होता है एंड इफेक्टिव कवर होता है। बट जो नॉमिनल कवर होता है और क्लियर कवर होता है उसका एक ही मीनिंग होता है। जब हम एज ए साइट पे काम करते हैं तो इसको आप क्लियर कवर स्टडी करते हैं, और जब आप इसको एज ए कोडल की स्टडी में डिस्कस करते हैं तो इसको हम नॉमिनल कवर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे पास कवर होते हैं, यहाँ पे 2 ही तरह की कवर की बात करता हूं मैं। एक होता है आपके पास क्लियर कवर, एक होता है क्लियर कवर, और दूसरा होता है सर आपके पास नॉमिनल कवर। एक होता है सर नॉमिनल कवर। अब जो हमारे पास यहाँ पर क्लियर कवर है, इसको हम जब साइट पे वर्क करते हैं तो इसको आप क्लियर कवर बोलते हैं। बट जब नॉमिनल कवर किसकी है, ये IS कोड की लैंग्वेज में लिखा है, IS कोड की लैंग्वेज में लिखा है। अब ये सर होता क्या है, ये भी तो क्वेश्चंस है, स्टूडेंट्स को ये भी तो क्लियर नहीं होता बहुत सारे बच्चों को कि सर होता क्या है। देखिएगा मैं यहाँ पे कॉलम बनाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं ये आपके पास कोई एक कॉलम है, ध्यान दीजिएगा कॉलम। अब इस कॉलम में क्या प्रोवाइड किया मैंने, कुछ नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर 1 बार हो गई है, 1 बार्स हो गई है, ये दूसरी बार्स हो गई है। ठीक है, और ये आपके पास तीसरी बार हो गई है, और ये आपके पास चौथी बार हो गई है।
ये कौन सी बार हुई है? लॉन्गिट्यूडनल बार हुई। अब इन लॉन्गिट्यूडनल बार को मुझे क्या करके रखना है? होल्ड करके रखना है, ताकि मेरा इन जो आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल बार है वो आपकी बक्कल ना कर पाए, इधर उधर टिल्ट ना कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, इसके चारों तरफ कौन सा बार प्रोवाइड कर दूंगा? आपका स्टीरअप्स की फॉर्म में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देता हूं। तो यहाँ पे सर हमने कौन सी ये प्रोवाइड कर देता हूं मैं, ये प्रोवाइड कर दी मैंने, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? कर दी है सर, वेरी गुड। अब देखिएगा, the outer part of the transverse reinforcement and outer portions of the concrete, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? क्लियर कवर बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा कि देखिएगा ये आपके पास कौन सी है? ट्रांसफर रेनफोर्समेंट है, ये आपके पास एज स्टीरअप्स है। तो आपने इसके आउटर पार्ट से लेके आपके कंक्रीट के आउटर पोर्शंस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? क्लियर कवर, सीसी बोलते हैं, या फिर इसको नॉमिनल कवर एनसी बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ भी देखते हैं कि आउटर पार्ट मतलब आउटर पार्ट ऑफ आपकी स्टीरअप्स का ये आउटर पार्ट और कंक्रीट का ये आउटर पार्ट, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? क्लियर कवर बोलते हैं। क्लियर है? अब तो क्वेश्चंस में ये बोला है कि कम से कम आपका कितना प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा जो मिनिमम क्लियर कवर होना चाहिए आपके पास, मिनिमम क्लियर कवर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका? शुड नॉट बी लेस देन, वो आपका शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए आपका? वो आपका डाया ऑफ मेन बार से कम नहीं होना चाहिए, डाया ऑफ मेन बार से कम नहीं होना चाहिए, और 40 mm, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर 40 की जगह 42 mm का डाया ऑफ बार यूज कर दिया, कि जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका मान लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं सर डाया ऑफ बार है वो कितने मान में ले लिया है? 42 mm का डाया ऑफ बार ले लिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे डाया ऑफ बार मैंने कितना लिया है सर? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए 42 mm ले लिया। तो इन दोनों का आपको क्या लेना है? मैक्सिमम लेना है। तो मिनिमम क्लियर कवर कितना हो जाएगा आपके पास? 42 mm हो जाएगा। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो क्राइटेरिया आता है कि सेकंड क्राइटेरिया, तो फर्स्ट क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है। कौन सा होता है? कि इन केस ऑफ कॉलम, इन केस ऑफ कॉलम कि अगर क्या है आपके पास मिनिमम डायमेंशंस हो, मिनिमम डायमेंशंस हो, अगर उसकी कॉलम की क्या हो? मिनिमम डायमेंशन हो, यानी कि कितनी हो आपके पास? 200 mm हो, या फिर इससे कम हो, या अंडर हो। पहला क्राइटेरिया इसी के अंदर। और दूसरा क्राइटेरिया कि एंड डाया ऑफ reinforcement bar should not be more than 12 mm, 12 mm से ज्यादा नहीं हो। यानी कि एग्जैक्ट मिनिमम डाया जो यहाँ पे लेना है, मिनिमम डाया ऑफ मेन बार आपका लिया है, वो कम से कम कितना होना चाहिए? 12 mm होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो हमारा ये नॉमिनल जो कवर होगा, नॉमिनल कवर should be 25 mm provided। तो वहां पे कितना प्रोवाइडेड करना है आपको? 25 mm का प्रोवाइड करना है। कब? अगर आपके जो कॉलम की जो डायमेंशन है वो 200 mm है और उससे कम है, और वहां पे जो आपने मेन डाया और बार यूज किया हो वो कम से कम 12 mm का हो, तो उस कंडीशंस में जो हमारा नॉमिनल कवर या आपका क्लियर कवर होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए? 25 mm होना चाहिए। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं पूछा गया, हो अपकमिंग एग्जाम में पूछ सकता है। तो बोला है रेनफोर्समेंट इन कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इज 20 नहीं सर, 25 नहीं सर, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन उससे मेंशन नहीं है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो आपके पहले क्लोज की बात कर रहा है। ये क्लॉज 1.1 है, इसका क्लोज 1.2 है, तो इसकी बात कर रहा है। तो उस कंडीशन में सर 50 हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास? सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? तो इसका आंसर भी हमें मिल गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि द डायामीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ आरसी कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। अभी बताया कि जो हमारे पास डाया ऑफ मेन बार है,
जो डाया ऑफ मेन बार है शुड नॉट बी लेस देन 12 mm, वो आपके पास 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि जो आपके पास डाया ऑफ मेन बार होगा, डाया ऑफ जो मेन बार होगा आपके पास, वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 mm होगा। क्लियर है, ये चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, इसलिए क्वेश्चन को डिटेल में करवाता हूँ। 6 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, तो आई आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 12 mm हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्या बोला है, ए रिडक्शन फैक्टर CR टू लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए लॉन्ग कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ LE and width B is applied as obtained from following expressions। आपके पास क्या दिया है, यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर दिया है, तो देखिएगा सारी डिटेलिंग लिख देते हैं। रिडक्शन फैक्टर दिया है, रिडक्शन फैक्टर दिया है, और रिडक्शन फैक्टर को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, आपका CR से रिप्रेजेंट किया है, जबकि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम इफेक्टिव लेंथ आपके पास क्या दिया है सर, वो LE दिया है, और जिसमें विड्थ की बात की है, और विड्थ किससे दिया है रिप्रेजेंट, ब्रेड्थ बोलो या विड्थ, वो B से रिप्रेजेंट किया है। ये स्मॉल b भी हो सकता है और कैपिटल B भी हो सकता है। इज अप्लाइड ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोइंग एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपके पास रिडक्शन फैक्टर होता क्या है, हम यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाई रिडक्शन फैक्टर इज यूज्ड। क्लियर है, तो देखिएगा अगर मैं रिडक्शन फैक्टर की बात यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास, जिसको हम CR से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये होता है आपके पास 1.25 माइनस L इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय 48B। क्लियर है, ये होता है आपके पास 48B। B के आपके पास विड्थ है, याद रखना इस B की जगह ये कभी कभी कैपिटल B भी लिखते हैं। तो हम इस रिडक्शन फैक्टर का यूज करते हैं। रिडक्शन फैक्टर का यूज ये कहाँ बोल रहा है, आपका लॉन्ग कॉलम के अंदर बोल रहा है। क्यों करते हैं ये भी मैं बताऊंगा अभी आपके पास। तो अब हम इसको चाहते हैं अगर लीस्ट रेडियस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 1.25 माइनस LA डिवाइडेड बाय 48B की जगह हम क्या लिख सकते हैं 160 R मिनिमम लिख सकते हैं। और जो R मिनिमम है वो आपके पास क्या है, लीस्ट रेडियस जायरेशन है। ठीक है, R मिनिमम वो क्या है सर हमारे पास, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस। ये मैंने चीजें पहले बता चुकी हैं अभी आपके पास। रूट ऑफ I मिनिमम अपॉन A, जो R मिनिमम होता है आपके पास वो क्या होता है सर, ये होता है I मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मिनिमम एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा आएगा, जो आपका कॉलम होगा उसका क्रॉस सेक्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई रिडक्शन फैक्टर इज यूज्ड। क्वेश्चन है आपका एग्जामिनर में, वाई रिडक्शन फैक्टर इज यूज्ड, कि हम रिडक्शन फैक्टर का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब भी हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के कॉलम आते हैं। कौन कौन से सर, एक शॉर्ट कॉलम होता है आपके पास और दूसरा लॉन्ग कॉलम होता है। बिल्कुल सही होता है सर, आपने देखा था पेडेस्टल भी तो होता है भाई। ठीक है, बट जो पेडेस्टल होता है उसको तो बिल्कुल एक स्टेप प्रोवाइड किया जाता है आपके कॉलम के बॉटम पे। देखिएगा मैं यहाँ पे दोनों तो कॉलम बना रहा हूँ, एक कॉलम ये है आपके पास, एक मैं यहाँ पे शॉर्ट कॉलम आपको बना देता हूँ, ये शॉर्ट कॉलम हो गया, और एक मैं आपको लॉन्ग कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास लॉन्ग कॉलम हो गया है। ठीक है, दिस इज शॉर्ट कॉलम। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चंस को करने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट कॉलम एंड दिस इज द लॉन्ग कॉलम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर, ये क्या है आपके पास, शॉर्ट कॉलम है, और ये क्या है सर मेरे पास, लॉन्ग कॉलम है। अब ध्यान दीजिएगा शॉर्ट कॉलम को आप कैसे पहचानते हो, पहले तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप,
अकॉर्डिंग टू, हम स्लेंडरनेस रेशो के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है कि जिसका सर स्लेंडरनेस रेशो क्या हो शॉर्ट कॉलम में, आपके 3 से ज्यादा हो बट आपका 12 से कम हो। इसका अगर मैं स्लेंडरनेस रेशो की बात करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 से ज्यादा हो बट आपका शुड नॉट बी मोर देन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही बोलते हैं, पहला तो आपके पास यही पॉइंट्स है। दूसरा अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो आपका शॉर्ट कॉलम होता है उसमें क्या होती है, आपके पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि इसमें मोर स्ट्रेसेस होती है। इसमें क्या होती है सर, मोर स्ट्रेसेस होती है। बट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कॉलम में, तो लॉन्ग कॉलम में जो स्ट्रेसेस होती है वो आपके पास कम स्ट्रेसेस होती है, यानी कि लेस स्ट्रेसेस होती है, लेस स्ट्रेसेस होती है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, शॉर्ट कॉलम में। अगर हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो आपका शॉर्ट कॉलम होता है ना, शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये ध्यान रखिएगा आपने, लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है सर, ज्यादा होती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोर। ठीक है, बट यहां पे क्या होता है आपका लॉन्ग कॉलम में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, कम होती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है सर, कम होती है, मतलब कम होती है। अब जब इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेगा, ये आपका बकलिंग करेगा, यानी कि इसका जो फेलियर क्राइटेरिया है किसमें फेल होता है सर, इसका जो फेलियर क्राइटेरिया है, आपका फेलियर क्राइटेरिया है ये आपका बकलिंग में फेल होगा। किसमें फेल होगा, बकलिंग में फेल होगा। क्यों, क्योंकि सर लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, ज्यादा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है और इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है। बट अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट कॉलम के फेलियर क्राइटेरिया की, तो इसका जो फेलियर क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है सर आपके पास, वो इसका क्रशिंग होता है। क्रशिंग मीन्स आप सभी जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गोलगप्पे खाते हो, अगर गोलगप्पे को आप पंच करोगे तो पूरी तरह से क्रश हो जाएगा। पूरी तरह से क्रश होने का मतलब क्या है कि उसका जो मटेरियल है वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक रीच कर गया है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो इसका जो मटेरियल्स है, इसका जो मटेरियल्स है वो रीच कर जाता है किसकी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक रीच कर जाता है। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं कि सर इसमें बकलिंग आती है, और बकलिंग का एक ही रीजन है कि इसका जो मटेरियल है वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक रीच नहीं कर पाता, यानी कि नॉट रीच इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि मटेरियल्स पूरा लिख देते हैं कि जो मटेरियल्स है वो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक रीच नहीं कर पाता है। क्लियर है, पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जो शॉर्ट कॉलम होता है सर उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, बट जो उसकी विड्थ होती है वो क्या होती है सर, ज्यादा होती है। बट जो लॉन्ग कॉलम होता है सर उसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, बट उसकी विड्थ क्या होती है सर, वो कम होती है। क्लियर है, और लेंथ ज्यादा होने से उसमें क्या आती है, बकलिंग के क्राइटेरिया आते हैं। बकलिंग का क्राइटेरिया आता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, टू यूज द रिडक्शन फैक्टर, यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपका काम का है। क्लियर है, तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि लॉन्ग कॉलम में रिडक्शन फैक्टर हम क्यों यूज करते हैं, तो लॉन्ग कॉलम में रिडक्शन फैक्टर इसीलिए यूज किया जाता है ताकि आपके लॉन्ग कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। और जब इसकी इंक्रीज कब होगी, जब हम वहां पर एक रिडक्शन फैक्टर यूज करेंगे जिसको हम CR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, CR क्या होता है, 1.25 माइनस LE। LE क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय 48B। B है यहाँ पर आपके पास लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, ठीक है, जिसको हम विड्थ से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम स्लेंडरनेस रेशो देखते हैं तो उसके हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, 1.25 माइनस LE अपॉन 160 R मिनिमम। क्लियर है, नहीं कि RCC के पॉइंट ऑफ व्यू से और SOM के पॉइंट ऑफ व्यू से। SOM के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये कंडीशंस बनी जिसमें आपका लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है वो आपके पास रूट ऑफ I मिनिमम डिवाइडेड बाय A होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। क्लियर है, तो यहीं पे देखिएगा आपके पास पहला भी नहीं हो सकता है सर, B भी नहीं हो सकता आपके पास, C भी, D भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, C हो गया है। दिस कंडीशन इज आल्सो रीड एज RCC एंड दिस कंडीशन इज आल्सो रीड एज SOM। क्लियर है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने
अगले क्वेश्चंस की। अगला जो क्वेश्चंस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में क्या बोला है कि एक 300 इंटू 300 आरसीसी कॉलम है, यानी कि किस तरह का कॉलम है आपके पास, एक स्क्वायर कॉलम बोला है उसने, ठीक है। कॉलम इज रेनफोर्स्ड विद 4 बार्स। तो हम ऐसा कर लेते हैं, क्यों ना हम कॉलम बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर हम कॉलम बना लेते हैं पहले। ये सर हमारे पास कॉलम है, दिस इज कॉलम। कैसा कॉलम है सर, 300 mm इंटू 300 mm। तो ये देखिएगा आप 300 mm इंटू 300 mm का बना रहे हैं हम, ठीक है। यानी कि इसकी जो विड्थ है वो भी आपके पास 300 mm है, वो भी कितनी है सर इसकी 300 mm है। और अगर मैं बात करता हूं इसकी डेप्थ की, तो इसकी डेप्थ भी कितनी है आपके पास 300 mm है। और अगर मैं बात करता हूं इसकी लेंथ की, तो ये इसकी होगी, क्या होगी, लेंथ हो गई है। लेंथ भी कुछ ना कुछ दी गई होगी इसकी। तो बोला उसने कि आरसी कॉलम रेनफोर्स्ड विद 4 बार्स। कितनी बार्स बोली है, 4 बार्स बोली है। तो चारों बार्स आप प्रोवाइड कर दो यहाँ पे। तो 4 बार्स देखिएगा, 4 बार्स, 1 बार्स होगी आपके पास, 2 बार्स हो गई यहाँ पर, ये 3 बार्स हो गई आपके पास, और ये 4 बार्स। यहाँ पे कितनी बार्स प्रोवाइड कर दी हमने, 4 बार्स प्रोवाइडेड कर दी है। तो 4 बार्स को मैंने कुछ इस तरह से, कौन सी बार है ये, लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 4 बार्स प्रोवाइडेड कर दी है। क्लियर है। हर पॉइंट्स को आपको मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं ताकि कोई गलती ना करे। यानी कि ये कौन सी बार होगी आपके पास, मेन बार होगी। मेन बार बोलो या फिर लॉन्गिट्यूडनल बार बोलो। और मेन बार का जो डाया उसने दिया है वो आपके पास 12 mm का दिया है। तो यहाँ पे जो दिया है आपके पास, साइज ऑफ द कॉलम दिया है, साइज ऑफ द कॉलम। साइज ऑफ द कॉलम कैसे है आपके पास सर, वो स्क्वायर है। कैसे है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर बोले तो आपके पास 300 mm इंटू 300 mm ये दिया है। और उसके बाद उसने क्या बोला है, डाया ऑफ मेन बार। जो डाया ऑफ मेन बार यहाँ पे दिया है वो आपके पास कितना दिया है सर, 12 mm दिया है। उसके बाद क्या बोला है, द डायामीटर ऑफ लेटरल टाइज। अब क्या है कि जो आपके पास ये लॉन्गिट्यूडनल बार है और मेन बार है, इनको होल्ड करके भी तो रखना होगा। तो इनको होल्ड करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं। लेटरल टाइज को आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन लिंक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलीगन लिंक्स हम प्रोवाइड करेंगे ताकि जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उनको क्या करके रखे, वो हैंडल करके रखे। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने मान लेते हैं, ये क्या प्रोवाइड किया सर हमने, लेटरल टाइज। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सर, ये है लेटरल टाइज है। लेटरल टाइज बोलो, यहाँ पॉलीगन लिंक भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इनकी कोई ना कोई स्पेसिंग भी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पिच बोलते हैं। अब जो यहाँ पे लेटरल टाइज हमने यूज की होगी, इसका कुछ ना कुछ डाया भी होगा। यानी कि डाया ऑफ लेटरल टाइज को मैंने टाई ही लिख देता हूँ। कितना है सर आपके पास, 6 mm है। यानी कि जो लेटरल टाई का जो डाया दे दिया आपके पास, वो कितना दे दिया है सर, 6 mm दे दिया है। और डाया ऑफ मेन बार जो आपके पास दे दिया है वो कितना दे दिया है सर आपके पास, वो 12 mm का दे दिया है यहाँ पे। क्लियर है। ये बोला है द पिच ऑफ लेटरल टाई शैल बी केप्ट। क्लियर है। लॉन्गिट्यूडनल बार्स को क्या कर रहे हैं हम, होल्ड कर रहे हैं ताकि वो बक्कल ना करें। और जब बक्कल नहीं करेंगे तो उनको हम क्या प्रोवाइड करेंगे सर, उनके लिए हम एक लेटरल टाइज प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी ट्रांसफर रेनफोर्समेंट भी होती है। किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं हम, लेटरल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। ये क्या करती है, होल्ड करके रखती है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो पिच का जो क्राइटेरिया होगा आपके पास, ठीक है, यहाँ बोल सकते हैं स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग बोलो आप, या फिर पिच बोलो, फॉर लेटरल टाइज। लेटरल टाइज के लिए तो यहां पे देखिएगा, दिस इज द पिच इज इक्वल टू, क्या होगा आपके पास पिच, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बारी पूछा जाता है, शुड नॉट बी मोर देन। शुड नॉट बी मोर देन मतलब मिनिमम होगा आपके पास, किस किस का, शुड नॉट बी मोर देन लीस्ट लेटरल डायमेंशंस, और आपका 300 mm, और आपका 16 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार। 16 टाइम डाया ऑफ मेन बार का भी कौन सा, स्मॉलेस्ट।
ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल यहाँ मेन बार का जो डाया हो, मैंने एक ही बार के यूज किए 12 mm का, तो मैं यहाँ पे जो डाया मेन बार है वो मैं 12 ही लूंगा। अगर वो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बार यूज करते हैं, जैसे 12 का हो गया, 16 का हो गया, 20 का हो गया, तो मैं 12, 16, 20 का जो मिनिमम डाया होता है उसको ले लेता। तो मिनिमम क्या हुआ, 12, 16, 20 में 12 हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा, अब जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो पिच कितना हुआ सर लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब देखिए बी और डी में आपका लीस्ट लेटरल क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन आपका क्या हो सकता है सर, ये आपका बी भी हो सकता है और आपका डी भी हो सकता है। बट सेक्शन कैसा है सर, आपका स्क्वायर है। जब सेक्शन स्क्वायर है तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपका क्या हो गया सर, 300 हो गया, आपने कुछ भी ले लिया सर, 300 mm हो गया। क्लियर है। उसके बाद 300 mm क्राइटेरिया ऑलरेडी है सर, 300 mm हो गया आपके पास। 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार कर दिया आपने, तो 16 इंटू 12 कर दिया आपने, तो कितना आया सर आपके पास 192 mm आ गया। तो इन तीनों ही क्राइटेरिया में आपने क्या देखना है, मिनिमम देखना है। तो जो पिच होगा आपके पास वो क्या होगा, आपके पास मिनिमम होगा आपका किसका, लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब 300 mm का, ठीक है। और आपका किसका होगा सर, अगेन 300 mm का, ये 300 mm किसका जो ऑलरेडी कोडल में है, और दूसरा आपके पास 192 mm का होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेटरल टाइज की जो पिच आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 192 mm आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर बन जाएगा वो आपके पास 192 mm बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चंस भी क्या हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड है कि रिडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ। आपको क्या निकालना है, रिडक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, CR निकालना है। CR को क्या बोलते हैं हम सर, रिडक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, रिडक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और रिडक्शन कोएफिशिएंट का यूज हम कहाँ करते हैं सर, अपने लॉन्ग कॉलम में करते हैं। कहाँ करते हैं सर, लॉन्ग कॉलम में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग कॉलम होता है उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोड कैरिंग जो कैपेसिटी होती है सर उसकी क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। इसलिए हम रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं। CR क्या होता है आपके पास, ये होता है 1.25 माइनस आपके पास L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48B। यहाँ हम कह सकते हैं इसको 1.25 और करके लिखूं मैं, इज माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 160 R मिनिमम, ठीक है। R मिनिमम क्या था आपके पास, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन था। तो R मिनिमम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं आप I मिनिमम अपॉन A करके। क्लियर है। तो आज तो आपके पास यहाँ पे क्या निकालना है सर, CR आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास इफेक्टिव लेंथ दी है, यानी कि LE दी है, कितनी दी है सर आपके पास 4.8 मीटर दी। mm में कन्वर्ट कीजिएगा, 4.8 इंटू 1000, तो आपके पास कितना बन जाएगा, 4800 mm बन जाएगा। उसके बाद आपके पास साइज ऑफ कॉलम दे दिया है, यानी कि साइज ऑफ कॉलम दे दिया आपके पास। तो जो साइज ऑफ कॉलम दिया गया आपके पास वो क्या दिया है सर, वो दिया है 250 mm इंटू 300 mm दिया है, कुछ इसी तरह से दिया है। यानी कि ये आपके पास क्या हो गया है, कैपिटल B हो गया है, ये आपके पास D हो गया है। आप चाहो तो इसको स्मॉल b भी लिख सकते हैं और इसको आप कैपिटल D भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास CR का जो फॉर्मूला है वो आपके पास 1.25 माइनस आपके पास L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 48B, कैपिटल B भी लिख सकते हो, स्मॉल b भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1.25 माइनस L इफेक्टिव कितना है आपके पास, 4800 है, तो 4800 कीजिएगा डिवाइडेड बाय 48 कीजिएगा आप, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास B कितना है आपके पास 250 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपके पास, 0 से अब आप इसको कैंसिल, कितना है 250 है, नॉट 2500 नहीं है, यस इतना है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, वैसे डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 48 को 100 से करोगे आप तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया आपका 100 आ गया है। यहाँ से 250 आ गया है, तो यहाँ से 250 किया तो 0.4 आ गया है।
कितना आ गया है 0.4। तो देखिएगा 100 डिवाइडेड बाय 250 कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है। तो यहाँ से जब 1.25 माइनस 0.4 करोगे तो आपके पास कितना जाएगा CR आ जाएगा आपके पास, दैट इज 0.85 आ जाएगा। यानी कि जो आपका रिडक्शन कोफिशिएंट आया वो कितना है आपके पास 0.85। 0.8 भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया है 0.85 आ गया है। यहाँ पे भी आप एक और इसमें एडिशनल ऐड कर सकते हैं कि ये जो कॉलम है सर ये शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। अब आपको चेक करना है, चेक क्या करना है कि कॉलम आपके पास शॉर्ट है या लॉन्ग है। टू चेकड कि जो हमारे पास सर कॉलम है वो क्या है, शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, किस तरह का है, ये आपको क्या करना है देखना है यहाँ पे। तो यहाँ सभी जानते हैं, पहले मैं देखता हूँ शॉर्ट के केस पे क्या होता है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 12 हुआ, अगर स्लेंडरनेस रेशियो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 12 से ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिएगा अगर मेरा स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपके पास, स्लेंडरनेस रेशियो होता है आपके पास L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो B और D में लीस्ट लेटरल क्या हुआ आपके पास B हुआ, तो यहाँ पर B कर देता हूँ मैं। अगर ग्रेटर देन का साइन लेता हूँ अभी मैं कि अगर मान लेते हो 12 से ज्यादा हुआ, या तो 12 हुआ है 12 से ज्यादा हुआ, तो L इफेक्टिव कितना आपके 48 आ गया आपके पास, और B कितना है सर आपके पास 250 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया 480 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ से कितना आ गया है 19.2। तो यस, तो ये क्या है आपके पास 19.2 आ गया है। यानी कि जो आपका यहाँ पे जो सेक्शन दिया है ये शॉर्ट कॉलम है सर या लॉन्ग कॉलम है, बिल्कुल सर ये लॉन्ग कॉलम है। और जो रिडक्शन फैक्टर हम यूज करते हैं कहाँ करते हैं, आपके लॉन्ग कॉलम के अंदर ही यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया है उसको मैंने प्रूव करके नहीं बताया, प्रूव करके भी दिखा दिया है कि जो रिडक्शन कोफिशिएंट फैक्टर है उसका यूज हम कहाँ करते हैं सर, उसका लॉन्ग कॉलम में करते हैं। देखो यहाँ पर तो आया भी आपका 12 से ज्यादा ही है आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो, तो ये भी हमारा हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पास मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, द लिमिट ऑफ परसेंटेज पी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज गिवन बाय। आपको लिमिट बतानी है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ पी की, पी बोले तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो इसके दो क्राइटेरिया हो सकते हैं सर, एक मिनिमम क्राइटेरिया भी हो सकता है और एक आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया भी हो सकता है। मिनिमम कितना सर 0.8% ऑफ क्रॉस एरिया हो सकता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कैपिटल बी भी ले सकते हो स्मॉल बी भी ले सकते हो, ठीक है, बट डी है वो ओवरऑल डेप्थ लेना। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के यहाँ पे दो क्राइटेरिया बनते हैं, या तो अगर कुछ भी कंडीशन आपको मेंशन नहीं है तो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया आ जाएगा आपके पास, 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ये हो जाएगा 6/100 इंटू BD। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन को भी हमने कैलकुलेट करके दे दिया है। तो 0.15 तो नहीं हो सकता है, किसी 2 भी नहीं हो सकता है सर, 0.84 भी नहीं हो, 8 भी नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो सकता है C हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको हर डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो डियर। तो क्लियर है, इस तरह से आपने भी हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है डियर। अगर यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है कि मैक्सिमम क्राइटेरिया पूछा है और ना ही उसने लेफ्ट की बात की है और ना ही उसने अनलेफ्ट की बात की है, तो उसका मतलब है कौन सी बार की बात कर रहा है, आपके अनलेफ्ट बार की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इफ ये भी लिख देता हूँ मैं कि जो बार है वो आपके पास क्या हो सर, अनलेफ्ट हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा। और जब सर हमारे पास बार क्या हो आपकी लैप्ड हो, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जब आपका लैप्ड हो अनलैप्ड होगा तो आपके पास जो मैक्सिमम AST होना चाहिए वो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया हो गया। मींस क्या हुआ 6/100 इंटू B इंटू D। आप कैपिटल B भी लिख सकते हो नो डाउट। और बार आपका जब लैप्ड होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा 4% ऑफ ग्रॉस एरिया होगा, यानी कि आपके पास 4/100 इंटू B इंटू D।
क्लियर है। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जा रहा है तो किसकी बात कर रहा होगा, वो अनलैप्ड बार की बात कर रहा होगा। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की। हालांकि हमारा जो सेशन है वो थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा सेशन थोड़ा कम रहे। क्लियर है, देखिएगा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लोड फैक्टर मेथड द परमिसिबल लोड W ऑन शॉर्ट कॉलम रीइंफोर्स्ड विद लॉन्गिट्यूडनल बार्स एंड लेटरल स्टीरअप्स, कि आपको क्या बताना है, लोड फैक्टर के आधार पर आपको उसका परमिसिबल लोड बताना है। कौन से कॉलम पे, शॉर्ट कॉलम पे, जब उसके ऊपर क्या लगा है सर, कोई ना कोई उस पे लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी है, और लॉन्गिट्यूडनल बार्स को जो होल्ड करके रखा है वो आपका क्या है, आपका लेटरल स्टीरअप्स है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम एक शॉर्ट कॉलम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान देखते हैं ये मेरे पास एक कॉलम है, दिस इज द शॉर्ट कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम है आपके पास, और इस कॉलम के ऊपर कुछ ना कुछ मान लेते हैं कोई लोड आ रहा होगा, और वो जो लोड आ रहा होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज W लोड आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड की है, आपको पता है आपका शॉर्ट कॉलम है तो सेक्शन कैसा दिखाई दे रहा होगा, आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कितनी बार्स प्रोवाइड कर दी है आपके लिए, 4 बार्स प्रोवाइड कम से कम। 1 हो गई है आपके पास, 2 हो गई आपके पास, 3 हो गई आपके पास, और ये 4 हो गई है। अब ये जो 4 बार्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इनको कोई ना कोई बार्स तो होल्ड भी करके रखी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरअप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि सर हमने वहां पे कुछ ना कुछ स्टीरअप्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपकी क्या है, मैंने यहाँ पर स्टीरअप्स डाल दी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनको, ये क्या है आपके पास, लेटरल स्टीरअप्स है, जो किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है आपके, वो प्रोवाइड की जाती है आपके लेटरल डायरेक्शन में। और ये क्या होगी आपके पास, जो यहाँ पे 4 बार मैंने प्रोवाइड की है, ये कौन सी होगी आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल बार, लॉन्गिट्यूडनल बार हो सकती है। अब ये क्या है आपके पास, क्रॉस सेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है जब ये क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा। अब जब एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया तो नो डाउट यहाँ पर आपके पास रीइंफोर्समेंट भी है, तो एरिया ऑफ स्टील भी होगा आपके पास, एरिया ऑफ स्टील ASC लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लियर है, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट लिख देता हूँ। क्लियर है, तो इसको देखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई लोड एक्ट कर रहा होगा, P बोल दो या W बोल दो, मैं यहाँ पे इसको P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं जो P यहाँ पे लोड आएगा वो क्या होगा आपके पास, लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय कंक्रीट होगा, यही होगा आपके पास। यहाँ हम लिख सकते हैं लोड टेकन बाय कंक्रीट, लोड टेकन बाय कंक्रीट प्लस लोड टेकन बाय स्टील होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसको मैं यहाँ लिख दिया, लोड टेकन बाय कंक्रीट मतलब PC हो गया है, लोड टेकन बाय स्टील उसको मैं PS लिख देता हूँ, तो P इज इक्वल टू यस। और जब लोड टेकन बाय कंक्रीट को हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द लोड फैक्टर मेथड, बाय यूजिंग द लोड फैक्टर मेथड के हिसाब से क्या होगा आपके पास, टोटल लोड या अल्टीमेट लोड, लोड टेकन बाय कंक्रीट आप कैसे निकालोगे, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा CC इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस, अब स्टील की बात करेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील इन कंक्रीट प्लस इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने निकाल दिया है, लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय कंक्रीट हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे सिग्मा CC क्या हुआ आपके पास, सिग्मा CC हुआ हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद इन डायरेक्ट कंप्रेशन, ये भी पूरा लिख देते हैं, इन डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, अगर बात कर देता हूं AC की, तो AC क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ कंक्रीट हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। उसके बाद हम सिग्मा SC की बात करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, परमिसिबल स्ट्रेस इन
स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, ASC की बात कर लेते हैं। ASC क्या है? एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट। तो ASC क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरह से ध्यान रखना आपने। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि इसके लिए आपका टेबल है सिग्मा सीसी का। सिग्मा सीसी क्या है आपके पास? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिग्मा सीसी की वैल्यू याद रखना आपके पास, और यहाँ पे कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिए जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो उनको देखिएगा, इस टेबल को आपको लर्न रखना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट में आपके पास M15 हो गया आपके पास, M20 हो गया आपके पास, M25 हो गया आपके पास, M30 हो गया आपके पास, M35 हो गया आपके पास, और M40 हो गया आपके पास। एक और मैं यहाँ पे टेबल ले रहा हूँ आपके लिए, जानबूझ के ले रहे हैं हम एक टेबल। देखिएगा, एक और टेबल मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ये कौन सा टेबल है सर आपके पास? ये हो गया आपके पास, दैट इज, इसको भी आप देखिएगा। ठीक है, ज्यादा बेटर है अगर आप इसको लर्न कर पाए। यहाँ पे तो सिग्मा सीसी की वैल्यू याद रखनी है आपको, और दूसरी रखनी है आपको सिग्मा सीबीसी की, यानी कि सिग्मा सीबीसी की। ये हो गया आपके पास परमिसिबल कंक्रीट बेंडिंग इन कंप्रेशन। ये बेंडिंग में है, ये सिग्मा सीसी किस में है? ये डायरेक्ट कंप्रेशन में है। ये किस में है सर? आपके डायरेक्ट कंप्रेशन में है, डायरेक्ट कंप्रेशन में है। और ये किस में है सर? बेंडिंग इन कंप्रेशन में है, बेंडिंग इन कंप्रेशंस में है। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा सीसी कैसे निकलता है? सिग्मा सीसी हमारे पास निकलता है FC के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सिग्मा सीसी आप कैसे निकाल देंगे? ये निकलेगा सिग्मा, कैसे निकलेगा आपके पास? सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और हमेशा याद रखना, जब आप डायरेक्ट कंप्रेशन की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट कंप्रेशन में आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है? 4 लेना है। बट जब हम बात करेंगे आपके किसकी? CBC की बात करेंगे, बेंडिंग कंप्रेशन की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास? FC के अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है आपको? 3 लेना है। अगर आपको गलती से ये वैल्यू लर्न नहीं हुई है तो आपको ये वैल्यू लर्न कर लेना है। सिग्मा सीसी परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होगा? FC के अपॉन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट आपको निकालना है अगर बेंडिंग इन कंप्रेशन में, तो FC के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो उस कंडीशन में आपको 3 लेना है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सिग्मा सीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपके पास 4 हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 8, 9, 10, ये हो गया 8, 9, 10। क्लियर है। उसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, जब सिग्मा सीबीसी की FC के अपॉन 3 डाल के, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपके पास, 8.5 आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा आपके पास, 11.5 आ जाएगा आपके पास, और 13 आ जाएगा। जो आपके पास ये सिग्मा सीसी की जो वैल्यू होती है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं सर? इन जो वैल्यू का यूज है वो हम कहाँ करते हैं? कॉलम के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका यूज हम कॉलम के अंदर करते हैं, और जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसका यूज हम बीम के अंदर करते हैं। बीम के अंदर क्या यूज करते हैं? हम सिग्मा सीबीसी यूज करते हैं, जबकि कॉलम के अंदर हम सिग्मा सीसी यूज करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा? स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया इन कंक्रीट होगा? तो नहीं, आपके पास क्या होगा सर? स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया इन कंक्रीट। तो यही तो बताया हमने, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया इन कंक्रीट। तो यही तो कहा है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया इन कंक्रीट। यस, आगे क्या कहा है? प्लस, प्लस क्या बोला है इन्होंने? परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील इन। तो यही तो हमने कहा है कि स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो एडिशनल डाटा जो मैं बताता हूँ ये काफी हेल्प करेगा, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। तो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट कवर नहीं किया तो आप फर्स्ट पार्ट को कवर कीजिएगा, फिर आप इसी पार्ट्स को सेकंड पार्ट को कवर कीजिएगा, और हम जो लास्ट पार्ट कवर करवाएंगे वो आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर होगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रह जाते हैं उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे डियर।
क्लियर है?